इधर माधवी पटरानी बन गई, उधर गालव और घोड़ों की खोज में चला गया। एक साथ बहुत सारे घोड़े दौड़े चले जा रहे हैं। ययाति मारीच की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रणाम, मैं रिहाना यस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेम के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें से यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत जो आपके लिए नाटक साहित्य है माधवी, आज मैं इस माधवी का जो नाटक है उसका जो अंक 2 और दृश्य 1 जो है उसके बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में आपका नाटक यहां तक हो गया था जबकि माधवी जो है अयोध्या नरेश के रानीवास में चली जाती है। गालव और घोड़ों की खोज में फिर से वन और घाटियों में घूमने लगता है, यानी वहां पर और घोड़ों की खोज में निकल जाता है। माधवी ना चाहते हुए भी अयोध्या नरेश के जो महल है उसमें रह जाती है। आगे देखिए, इस भांति देवियों और भद्र पुरुषों ययाति पुत्री अयोध्या नरेश की अर्धांगिनी बनी। माधवी देवी सचमुच महारानी बन राजा हरिश्च के साथ राज सिंहासन पर बैठी। समोच्चे राज्य में उसके सौंदर्य की धूम मच गई। प्रजा उसे देख पाने के लिए उमड़ उमड़ आई। राजा का हृदय आनंद विभोर हो उठा। उन्होंने सोचा कि ऐसी सुंदरी को मुक्त कर देना घोर मूर्खता होगी, उन्हें पुत्र लाभ होगा। और इसी धारणा के साथ वे तरह तरह के उपाय सोचने लगे कि कैसे वे माधवी को अपने राजप्रसाद में ही बनाए रखे। माधवी जब पटरानी बन जाती है, उसको देखने के लिए प्रजा उमड़ उमड़ कर आती है। उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल जाती है और ऐसी सुंदर महारानी को छोड़ने के लिए नरेश का मन नहीं मानता। वो हमेशा के लिए माधवी को अपनी पटरानी बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए तरह तरह के उपाय करते हैं। माधवी को क्या है, हमेशा अपनी पटरानी बनाने के लिए, महारानी बनाने के लिए। इस तरह से जो अयोध्या नरेश थे माधवी के प्रति क्या है, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। आगे, धर्म ग्रंथों में स्त्री की तुलना पृथ्वी के साथ की गई है। जिस भांति पृथ्वी संसार भर का बोझ वाहन करती है, वैसे ही स्त्री सभी दायित्वों का भार वाहन करती है। उसकी शक्ति सेवा में है। पुरुष महत्वाकांक्षी होता है, पर स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। इधर माधवी राज सिंहासन पर बैठी और उधर गालव श्लेष घोड़ों की खोज में निकला। फिर से वनों घाटियों को लांघता, गांव गांव नगर नगर घूमता, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगा। इधर माधवी जो है रानी बन गई, पटरानी बन गई, लेकिन यहां पर स्त्री के गुण के बारे में बताया गया है। स्त्री जो है भूमि की तरह, पृथ्वी की तरह सहन शक्ति रखती है, उसमें त्याग और सहन शक्ति रहती है। ये पृथ्वी की तरह सहन शक्ति रखने वाली नारी क्या है, उसके ये महान गुण है। लेकिन पुरुष महत्वाकांक्षी है। यहां पर माधवी को अयोध्या नगरी में छोड़कर गालव अपने वचन को पूरा करने के लिए वो फिर से वनों वनों और घाटियों में विचरने लगता है और श्लेष घोड़ों की खोज में वो गांव गांव नगर नगर और
क्या है, देश देशांतर घूमने लगता है। इस तरह से गालव श्लेष घोड़ों की खोज में निकल पड़ता है। इधर ये घटना चक्र चल रहा था, उधर ययाति अपने आश्रम में मग्न थे। संसारी आवेगों उद्वेगों से दूर पूजा आराधना का पुण्य कमा रहे थे। पर उसका आश्रमवासी मित्र मारीच उत्तराखंड की लंबी यात्रा के बाद अभी अभी आश्रम में लौट कर आया है। तुम तो बहुत सी बातों की खबर लेकर आए। इधर माधवी पटरानी बन गई, उधर गालव और घोड़ों की खोज में चला गया। उधर ययाति अपने आश्रम में पुण्य कार्यों में और पूजा पाठ में लग गया था। लेकिन यहां जो आश्रम वासी थे मारीच, उन्हें माधवी की बहुत चिंता थी। वे उत्तराखंड जाते हैं और क्या है, माधवी की सारी खबर लेकर फिर से ययाति के आश्रम में आ जाते हैं। ययाति के आश्रम में आने के बाद ययाति उनसे कहते हैं कि तुम तो बहुत सारी खबरें लेकर आए हो। इस तरह से अब यहाँ ययाति और मारीच के बीच कुछ बातें होती है। देखिए, मारीच के कंधे पर हाथ रखकर बताओ तो उत्तराखंड में लोग मेरे दान दक्षिणा के संबंध में क्या सोचते हैं। वहां पर पता तो चल गया होगा वे क्या कहते हैं कि दानवीर ययाति ने एकमात्र पुत्री को सौंप दिया। देखिए, यहां पर ययाति महाराज को अपनी माधवी की कोई चिंता नहीं है, उसके बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। जबकि उत्तराखंड से मारीच आए हैं, वो अपनी पुत्री के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। उनको तो चिंता है कि लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा कैसी हो रही है। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि यहां पर क्या सभी को मेरे दान के बारे में पता चल गया और सभी क्या कह रहे हैं। यहां पर किस तरह से वो मारीच से अपनी क्या है प्रशंसा के बारे में यहां पूछ रहे हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि ययाति ने कैसे एकमात्र पुत्री को दान में दिया है, इसके बारे में तो कुछ कह रहे होंगे। आगे देखिए, लोग यह भी कहते होंगे कि राजपाट त्यागने के बाद भी दानवीर ययाति ने अपना हाथ नहीं खींचा। क्यों? क्या अभी भी दानी राजा कर्ण से मेरी तुलना की जाती है या राजा कर्ण को लोग भूल गए? यहां पर ययाति कह रहे हैं कि क्या मेरे दान के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने राजपाट त्याग दिया, यानी लोग कहते होंगे कि ययाति राजपाट त्यागने के बाद भी उसके गुण, जो दान करने के गुण हैं, अभी भी वैसे ही है। उसने अपनी एकमात्र पुत्री को दान में दे दिया है। क्या मेरी ये जो दान मैंने जो किया है, इससे लोग जो दानवीर कर्ण है उसे क्या भूल गए हैं? उसे अपनी पुत्री माधवी की कोई चिंता नहीं है। उसे तो सिर्फ इतना जानना है कि उसकी प्रशंसा चारों ओर कैसी हो रही है, उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ये एक महत्वाकांक्षी पुरुष के, यानी महत्वाकांक्षी पुरुष यहां पर ययाति सिद्ध होते हैं। आगे देखिए, राजा कर्ण की चर्चा तो अब बहुत कम सुनने में आती है। महाराज, बस आपके नाम के स्वर ही चारों ओर गूंजते हैं। मारीच इसके लिए उत्तर देते हैं कि अब तो कर्ण जो है, दानवीर कर्ण जो है, उनके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। अब तो सिर्फ चारों ओर आपकी प्रशंसा है, सिर्फ आपका ही नाम है चारों ओर। इस तरह से मारीच कहते हैं तो ययाति मुस्कुराकर हार्दिक
संतोष के साथ मैं जब सिंहासन पर बैठा था तो मन ही मन पतली थी कि मैं इतना दान दूंगा कि लोग कर्ण को भूल जाएंगे। ययाति मारीच की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही हर्षित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जब राजा बना था, यानी जब ययाति सिंहासन पर बैठे थे, उस वक्त वे मन ही मन ये तय कर चुके थे, एक कसम ली थी कि वो इतना दान करेंगे, इतना दान कि लोग दानवीर कर्ण को भी भूल जाएंगे। इन्होंने यह शपथ ली थी, जो उनके मन में यह शपथ ली थी, इस बात को मारीच से कहते हैं। मारीच माधवी का भविष्य बड़ा अनिश्चित जान पड़ता है। देखिए, यहां पर तो सिर्फ ययाति को अपनी प्रशंसा और चारों ओर आर्यवत में उनकी किस तरह से प्रशंसा हो रही है, यही चिंता थी। लेकिन अपनी बेटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। लेकिन मारीच कहते हैं कि जान पड़ता है कि माधवी का भविष्य जो है अनिश्चित है, यानी माधवी का जो भविष्य है अनिश्चित है, यानी उसका भाग्य अभागा होने वाला है। ये बात जो है मारीच ययाति से कहते हैं। तो क्यों? तुम ही तो बता रहे हो कि राजा हरिश्च ने उसे अपनी पटरानी बना लिया है। पंडितों की भविष्यवाणी तो सच निकली। देखिए, मारीच को ययाति कहते हैं कि हाँ, अभी तुमने ही कहा कि अयोध्या नगर के नरेश ने उसे पटरानी बना लिया है, माधवी को महारानी बना लिया है। फिर वो कहते हैं कि ज्योतिष्य जो भविष्यवाणी किया था वो तो सच निकली है, सच में उनकी भविष्यवाणी सच निकली है। आगे देखिए मारीच, हाँ महाराज, किंतु अयोध्या के राजा ने केवल 200 घोड़े देना स्वीकार किया है। महाराज, हाँ ये सच है, लेकिन अयोध्या नगर के जो नरेश हैं सिर्फ 200 घोड़े देने का वचन दिया है। इस तरह से क्या है, मारीच ययाति से कहते हैं। तो ययाति, यह तो अच्छा नहीं हुआ। और गालव कहाँ है? कुछ समय पहले गालव हमारे एक आश्रमवासी को काशी के निकट मिला था, बता रहा था कि काशी के राजा के पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। देखिए, यहां पर यह तो अच्छा नहीं हुआ है कि 200 घोड़े सिर्फ अयोध्या नरेश दे रहे हैं। ये बात भी करते हुए गालव कहाँ है ये पूछते हैं, तो गालव और श्लेष घोड़ों की खोज में वो कहीं और यानी निकल पड़ा है, चारों ओर खोज में निकल पड़ा है। और ययाति का ही एक आश्रमवासी था, उसको काशी के निकट मिला था। ये बात भी मारीच जो है कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो काशी राजा के पास गए, जिनके पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। काशी नरेश के पास, उसके पास अश्वमेधी घोड़े कहाँ होंगे? काशी तो यूं भी छोटा सा राज्य है। अपने राजकाल में तो काशी नरेश को राजा ही नहीं मानते थे। महाराज, यह बड़ी चिंता की बात है। क्यों? श्लेष घोड़ों के लिए यदि माधवी को किसी अन्य राजा के पास रहना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। यह आपकी भी मर्यादा का प्रश्न है। वह राजकन्या है, यही उचित है कि वो अयोध्या नरेश की महारानी ही बनी रहे। तो ये बात जब पता चलती है कि काशी नरेश के पास अश्वमेधी घोड़ों के लिए गालव गया है, तो ये आते कहते हैं कि काशी नरेश के पास, उनके पास अश्वमेधी घोड़े कहाँ होंगे? वैसे भी काशी जो राजा है उनका राज्य तो बहुत छोटा है। जब ययाति महाराज थे उस वक्त काशी के राजा को राजा ही नहीं मानते थे। फिर वो कहते हैं, यानी फिर क्या है, मारीच कहता है कि ये बड़ी चिंता की बात है कि अब क्या है, माधवी को अयोध्या नगरी के राजा को चक्रवर्ती राजा सौंपने के बाद फिर से किसी और राजा के पास जाना पड़ेगा।
फिर ययाति से कहते हैं कि अगर माधवी किसी और राजा के पास गई तो ये आपकी मर्यादा का भी प्रश्न है, ये ठीक नहीं होगा। और माधवी को ही, यानी माधवी जो है अयोध्या नगरी की पटरानी ही बनी रहे, इसी में उसका हित है। इस तरह से माधवी के प्रति सहानुभूति से क्या है, ययाति से मारीच कहते हैं, ययाति तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं अयोध्या के महाराज से मिला था, उनकी हार्दिक इच्छा है कि माधवी उन्हीं के पास बनी रहे, पर इसमें वे आपकी सहायता चाहते हैं। इसमें माधवी का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। देखिए यहां पर फिर से मारीच कहते हैं कि हाँ, मैं काशी के नरेश के पास, यानी काशी के नरेश से मिला था, वो चाहते हैं कि माधवी उनकी पटरानी ही बनी रहे। फिर मारीच कहते हैं कि इसमें ययाति की सहायता भी वो चाहते हैं ताकि माधवी हमेशा उनकी बनी रहे। इसको बताते हुए मारीच कहते हैं कि माधवी की भलाई इसी में है, उसका भविष्य इसी में सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ययाति इसे मानते नहीं। देखिए कैसे, मैं क्या सहायता कर सकता हूं? यदि आप ऋषि विश्वामित्र से अनुरोध करें कि वे श्रेष्ठ घोड़ों का आग्रह छोड़ दें तो माधवी को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। विश्वामित्र आपकी बात मान लेंगे। देखिए यहां पर जब मारीच कहते हैं कि विश्वामित्र से बात करके क्या है, गालव को ऋण मुक्त कर सकते हैं, इस तरह से माधवी अयोध्या नगरी की पटरानी ही बनकर रहेगी, इसी में उसका भाग्य भला है। लेकिन ययाति कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कैसे उनकी सहायता कर सकता हूं? यानी यहां पर इस बात को सुनकर ययाति कहते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तो मारीच कहते हैं कि आप विश्वामित्र से बात करके गालव को क्या है, ऋण मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद जो माधवी है वो क्या है, माधवी अयोध्या नगरी की पटरानी ही बनकर रह जाएगी। तो अयोध्या नरेश चाहते हैं कि आप उनकी सहायता करें। विश्वामित्र से क्या है, गुरु विश्वामित्र से क्या है, इस बारे में बात करें। ययाति, क्या अयोध्या नरेश मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि मैं विश्वामित्र से कहूं कि अपनी गुरु दक्षिणा का हट छोड़ दें और गालव से कहूं कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दें ताकि ययाति की बेटी पटरानी बन सके? क्या अयोध्या नरेश चाहते हैं कि देश भर में मेरे नाम पर कीच पोता जाए? वे चाहते हैं मैं उनके सुख के लिए अपने कर्म से गिरूं। यहां पर अयोध्या नगरी के नरेश भी चाहते हैं कि वो विश्वामित्र से बात करे, मारीच भी चाहता है और इसी में माधवी की भलाई थी। लेकिन ययाति ये करने में उनके नाम पर कीचड़ पोतने जैसा लगता है। वो कहते हैं कि क्या अयोध्या नगर के राजा मेरी परीक्षा ले रहे हैं? और फिर वो कहते हैं कि क्या विश्वामित्र से मैं कहूं कि गुरु दक्षिणा जो लेने की हट है उसे छोड़ दे, और गालव से कहे कि वो गुरु दक्षिणा देने की हट छोड़ दे। ऐसे करने से उनके नाम पर कीचड़ पोता जाएगा। फिर वो कहते हैं कि कैसे वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं अयोध्या नरेश। आगे वो कहते हैं कि क्या इनके लिए, यानी अयोध्या नरेश की बात सुनकर मैं विश्वामित्र से बात करके मैं अपने कर्मों से गिर पड़ूं? ये सारी बातें क्या है, मारीच से कहते हैं उनको अपनी प्रशंसा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, ना कि बेटी का भविष्य। ययाति सिर्फ अपनी प्रशंसा चाहते थे, ना कि अपनी बेटी का भविष्य। सिर्फ वो प्रशंसा के लालची थे। इससे ये बात सिद्ध होती है। आगे देखिए, मारीच, इसमें माधवी का हित है। महाराज मारीच, तुम्हें माधवी की बहुत चिंता है। माधवी मेरी आंखों के सामने खेलकर बड़ी हुई है। देखिए यहां पर मारीच को
माधवी की बहुत चिंता है और ययाति से कहते हैं कि इसमें उसका हित है। लेकिन ययाति कहते हैं कि मारीच से तुम्हें माधवी की बहुत चिंता है। तो मारीच कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने खेल कर बड़ी हुई है महाराज। यानी मारीच के मन में क्या है, माधवी के लिए प्रेम है और उसकी भलाई के लिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन पिता को सिर्फ प्रशंसा की ही लालच है, ये भी यहाँ पर सिद्ध होता है। आगे देखिए, माधवी निश्चय ही किसी राजा की पटरानी बनेगी, पर मारीच, यदि माधवी किसी राजा की महारानी नहीं भी बन पाई तो मैं उसका स्वयंवर रचाऊंगा, यही इसी आश्रम में। यानी देश भर के राजा राजकुमारों को आमंत्रित करूंगा। माधवी जिसे चाहे अपना वर चुन ले। समस्त आर्यवत जान जाएगा कि ययाति राजपाट त्याग देने के बाद भी हर बात में सबसे आगे है। ययाति का आश्रम अभी भी उसकी राजधानी के समान है। यहां पर ययाति महाराज जो है वो माधवी को क्या है, माधवी का स्वयंवर रचाना चाहते थे। जबकि गालव का जो वचन है वो पूरा होने के बाद जब माधवी लौट आए तो आश्रम में उसका स्वयंवर रचाएंगे और राजा महाराजाओं को, राजकुमारों को आमंत्रित करेंगे और माधवी जिसे चाहे वो वर चुन लेगी। इस बात को भी मारीच से ययाति करते हैं और कहते हैं कि माधवी क्या है, माधवी का स्वयंवर रचाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि राजा राजपाट त्यागने के बाद भी वो क्या है, इसी आश्रम में क्या है, उसी धूम के साथ स्वयंवर रचाएगा अपने आश्रम में ही। फिर कहते हैं कि ययाति का आश्रम किसी राजमहल से कम नहीं है, इस बात को भी कहते हैं। यानी आगे बहुत सारे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। एक साथ बहुत सारे घोड़े दौड़े चले जा रहे हैं। मारीच बाहर की ओर दिखाते हुए बहुत शोर है। महाराज, लगता है जैसे बहुत से घोड़े दौड़े चले आ रहे हैं। आश्रम के पारिचारक का प्रवेश। पारिचारक, महाराज ये शोर कैसा है? देखिए यहां पर जो मारीच हैं बाहर की ओर देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज, लगता है कि जैसे बहुत सारे जो घोड़े दौड़े चले आ रहे हैं। तभी पारिचारक का प्रवेश होता है। ये ययाति उससे पूछते हैं कि ये शोर कैसा है? तो 20 घोड़े हैं महाराज, अश्वमेधी घोड़े इसी ओर आ रहे हैं। 10-20 नहीं महाराज, सैकड़ों घोड़े हैं। एक आश्रमवासी का प्रवेश यानी आश्रमवासी का प्रवेश हाँफ रहा है। किसके घोड़े हैं? कहां जा रहे हैं? अश्वमेधी घोड़े हैं महाराज, अयोध्या से आ रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर ले जाया जा रहे हैं। देखिए वहां पर बहुत सारे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक आश्रमवासी हाफता हुआ आता है और कहता है कि क्या है, यहां से अयोध्या नगरी से जो है घोड़े हांकते हुए विश्वामित्र के जो आश्रम है वहां ले जा रहे हैं। उसी का शोर है, उसी की आवाज है। तो इसका मतलब हुआ कि माधवी देवी को पुत्र लाभ हुआ है और अयोध्या नरेश ने अपने वचन अनुसार 200 घोड़े दे दिए हैं। अभी भी समय है महाराज, विश्वामित्र से गालव को ऋण मुक्त करवाइए। माधवी अयोध्या नरेश के पास ही बने रहेगी, उन्हीं की महारानी बनेगी। उचित क्या है और अनुचित क्या है, इसका ज्ञान ययाति को तुमसे अधिक है। तो यहां पर जब यह पता चलता है कि विश्वामित्र के यहाँ यानी विश्वामित्र के आश्रम में अयोध्या नगर से घोड़े क्या है हांकते हुए जा रहे हैं, तो मारीच कहता है कि इससे यह पता चलता है कि माधवी ने चक्रवर्ती राजा को जन्म दे दिया है। और ययाति से कहते भी हैं कि अभी भी समय है कि वो विश्वामित्र से गालव को
उसके वचन से मुक्त कराए। इसी में माधवी का जो है हित है। ययाति कहते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है वो भले जानते हैं, यानी क्या उचित है क्या अनुचित है ये उनसे भी बेहतर जानते हैं, लेकिन अपनी पुत्री के लिए वो क्या है विश्वामित्र से बात करने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह से जो दूसरा अंक है उसमें पहला दृश्य यहां पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में मैं आपको क्या है इसी नाटक के बारे में आगे क्या होगा इसकी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।